सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, कनाडा में 45 साल सिख रहनुमा हरदीप सिंह के खौफनाक कत्ल ने भारतीय हिंदुत्व का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया पर अयां कर दिया, वाजे कर दिया। नरेंद्र मोदी की लगाई इंतहा पसंदी की आग के शोले अब दूसरे ममालिक तक भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको जरा बैकग्राउंड बताऊं कि हुआ क्या था। हुआ कुछ यूं है कि अब से 3 महीने पहले कनाडा के गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के बाहर कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह को पुरअसरार तौर पर गोलियों से भून डाला गया। हरदीप सिखों की तीसरी बड़ी शख्सियत और इंडिया में अलहदा सिख रियासत खालिस्तान के हामी थे, जिन्हें मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने दहशतगर्द करार दे रखा था। अच्छा, मौके से मास्क पहने 2 अफराद भागते हुए एक कार में सवार हुए जो करीबी उनके इंतजार में मौजूद थी। कैनेडियन हुकूमत ने कत्ल की छानबीन की तो फिर पता चला कि ताने बाने इंडियन सिफारतकार पवन कुमार से मिलते हैं। अच्छा, ये भी इंकशाफ हुआ कि पवन कुमार दरअसल सफीर था ही नहीं, बल्कि सफीर के भेस में इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का कनाडा में सरबराह है। अपनी सरजमीन पर अपने ही शहरी के सफाकाना कत्ल पर कैनेडियन वजीर आजम ने एक लम्हा जाया किए बगैर पवन कुमार को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन पार्लियामेंट में बात करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने बताया कि हरदीप सिंह के कत्ल में इंडिया मुलविस हो सकता है, जिसकी ठोस निशानदेही उनके हसास इदारों ने कर दी है। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि अपने मुल्क में इंसानी हकूक सल्ब करने और अकलियतों पर मजालिम ढाने वाले इंडिया को, भारत को कुछ शर्म आती और वो अपनी घिनौनी गिरी हुई हरकत का एतराफ करके दहशतगर्दी से बाज आता। मगर हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल उलट। हट धर्मी की इंतहा करते हुए इंडियन वजारत खारजा ने उल्टा कैनेडियन सिफारतकार को 5 रोज में मुल्क छोड़ने का कह दिया। कैनेडियन सफीर पर बेजा मुदाखलत, इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम थोप दिया। सिर्फ सिख ही नहीं, कनाडा के तमाम शहरियों का जो गुस्सा है हरदीप सिंह के कत्ल पर आसमान को छू रहा है। और कुछ लोग इस टारगेट किलिंग के बाद कनाडा में अपनी हिफाजत के लिए भी बहुत ज्यादा खौफजद हैं। कनाडा में इंडिया से गए लोगों की जो तादाद मैं आपको जरा बताऊं, तकरीबन 14 से 18 लाख है और पंजाब के बाद सिखों की जो सबसे बड़ी आबादी है ये यहीं पर है। अब पिछले हफ्ते G20 इजलास में भी दोनों ममालिक के जो वज़ीर आज़म हैं उनके दरमियान सिखों को लेकर बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई थी, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी थी। इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ अहम मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ। साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया नकवी साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और ब्रिगेडियर राशिद जंजुआ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप दोनों की इजाज़त से मैं अली सरवर नकवी साहब से शुरू करना चाहूँगी। नकवी साहब, इस वाक़े से ये पता चलता है कि चाहे कोई मुल्क चांद पर ही क्यों ना चला जाए, अगर वो सफारती आदाब, आलमी कवानीन, बैनुल-अक़वामी तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है तो उसका जो तर्ज अमल है और जो बदमाशी है वो जग हसाई का सबब बनती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, आप क्या समझते हैं? जी हाँ, आप दुरुस्त कह रही हैं। बात यह है कि भारत का जो ढका हुआ छुपा हुआ चेहरा पहले रहा है कि वो जो हरकतें करता होता है मुख्तलिफ ममालिक में बैरून मुल्क, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे भारत के तशद्दुद वाले गिरोहों से में मुलविस होना, यहाँ पे अपना एक जासूस भेजना कुलभूषण यादव, और यहाँ पे और हर किस्म की तखरीबकारी और दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना, ये सब बातें किसी को नहीं पता। दुनिया में इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, हालांकि ये बातें नुमायां होती हैं। उसके अलावा जब EU डिसइंफो लैब का इंकशाफ हुआ तो उससे पता चला कि भारत बहुत से ममालिक में थिंक टैंक्स कायम किए हुए हैं, न्यूज़ एजेंसीज कायम किए हुए हैं, और ये सब झूठी खबरें फैला रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो ये जो भारत का ये जो चेहरा है, ये जो रुख है, वो अब सामने आ गया है, आया हो गया है, एक्सपोज हो गया है, और इससे भारत को सख्त
परेशानी है। आई थिंक इसके वजह से मेरा ख्याल है, खास तौर पे देखिए, खास तौर पे कनाडा जो कि एक मगरबी ममालिक में एक बहुत अहम मुल्क है, दूसरे ये G7 में है, ये G20 में है, ये बड़े बड़े इक़्तिसादी ग्रुप्स में है, उससे जब भारत ने उसके साथ ऐसी हरकत की है कि उसके एक शहरी को वहाँ कत्ल करवा दिया है, तो इस वजह से भारत के ऊपर एक पहली बार तोहमत आ रही है। अमेरिका ने कंसर्न एक्सप्रेस किया है, ऑस्ट्रेलिया ने अब परेशानी का इजहार किया है कि भारत ने ऐसी हरकत की कैसे। अच्छा, और जो सबूत है वो बहुत मुसद्दका सबूत है, इसलिए कि जो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका की, बरतानिया की, फ्रांस की, वो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और वो सब मिलकर इंफॉर्मेशन को पूल करते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन के तहत ये पता लगा है कि भारत के एजेंट्स ने जो हरदीप सिंह निजार है उसको कत्ल करवाया है कनाडा में खुले दिन के माहौल में। तो ये एक जारहाना और एक मुजरिमाना हरकत है। इट्स अ वायलेशन ऑफ द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ए वेरी मेजर वेस्टर्न कंट्री। तो ये चीज जो है ये आज पहली बार सामने आई है। ठीक है जी, ठीक है। ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, जिस तेज़ी से जो कैनेडियन वज़ीर आज़म है उन्होंने अमेरिका, बरतानिया को एतमाद में लेकर इंडिया को बाकायदा वाज़े दो टुक पैगाम दिया है कि वो तहकीकात में ताउन करे, और इंडिया ने उल्टा हट दर्मी और अदम ताउन पर कमर बांध ली है, इस कशीदगी के क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं आपके मुताबिक? शुक्रिया, आपने इतनी इम्पोर्टेंट मौजू पर बात करने का मौका दिया। हिंदुस्तान ने जो फर्स्ट टाइम नहीं किया, आप पूरे खित्ते में देखें, हमारे रीजन में हिंदुस्तान इसी तरह की मुदाखलत अमूमन अपने हमसाय ममालिक में करते रहता है। पाकिस्तान में तो खैर है कि ये कोई नई चीज़ है नहीं। पाकिस्तान में तो दहशत गर्दी की बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हों, या फ़िरका वारियत की लहर हो, या जो बलूचिस्तान में कुछ नाम नहाद अलहदगी पसंदी की कोई तहरीक है उसको हवा देने की बात हो, वो तो खैर शुरू दिन से पाकिस्तान में तो हिंदुस्तान पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। इसके अलावा हमें याद है कि श्रीलंका में भी इंडिया ये काम करता रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट को भी इनसे शिकायत रही है, भूटान में करता रहा है, नेपाल में बड़ी इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है, बांग्लादेश को शिकायत रही, इवन मालदीव जैसे छोटे मुल्क को भी हिंदुस्तान से अपने मामलात में इस तरह की मुदाखलत की शिकायत रही है। तो खित्ते में तो ये एक आम सी बात थी। बाकी जहाँ तक इस चीज़ का तल्लुक़ है कि हिंदुस्तान का मकरू चेहरा को ढका छुपा था, ढका छुपा बिल्कुल नहीं था। दुनिया में मसलतें होती हैं, बड़े बड़े ममालिक मुख्तलिफ रीजन्स की वजह से डिप्लोमेटिकली ओपनली इस तरह की बातें नहीं करते, पता सबको है। अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया के लिए कि उन्होंने जो इस्तवा हरकत किया वो जाके किया कनाडा में। कनाडा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है दुनिया का, ज़ाहिर G20 का रुकन है, G7 में भी है, इक्तिसादी ताकत है, दुनिया उसको इग्नोर नहीं कर सकती। और फिर जो सिख कम्युनिटी है, जैसे आपने खुद फरमाया कि इन कनाडा में 1.5 मिलियन के करीब सिख रहते हैं, और ये सिख आज से वहाँ पर आबाद नहीं है। इंडियन पंजाब के पास सबसे बड़ी वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सिखों की है। वहाँ की ज़िंदगी के हर शोबे में सिख बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। स्पोर्ट्स हो, उनकी फॉरेन सर्विस हो, उनकी पॉलिटिक्स हो, उनकी समाजी ज़िंदगी हो, उनकी इक़्तिसादी ज़िंदगी हो, सोशल लाइफ हो, हर जगह सिख बहुत एक्टिव है। उनके पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के मेंबर हैं, उनकी कैबिनेट के अरकान हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी को तो वैसे भी वो इग्नोर नहीं कर सकते। अभी हरजीत सिंह नगार जो है बड़े इंपॉर्टेंट सिख लीडर थे, उनके शायरी थे, खालिस्तान मूवमेंट के, इंडिपेंडेंट खालिस्तान स्टेट के वो हामी रहे हैं, आज से नहीं है, बहुत अरसे से दरगह अमल रहे हैं। अभी वो खालिस्तान के इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए वहाँ पर रेफरेंडम कराने की तैयारी कर रहे थे, उनको गुरुद्वारे के बाहर मारना। और ये आज की कोई बात नहीं है, पिछले 3 महीने में कैनेडियन गवर्नमेंट ने पूरी तहकीकात यकीनन की हैं, बिकॉज उनका प्राइम मिनिस्टर जब पार्लियामेंट में जाके इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है एक मुल्क के अगेंस्ट, तो पूरे वसूख से कह रहे हैं कि इंडियन ऑफिशियल, इंडियन सीक्रेट एजेंसी के लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, और फिर उनका एक सफारतकार इसमें इन्वॉल्व रहा है। यकीनन इस तरह के लोग यही काम भी करते हैं। उस सफारतकार को वहाँ से निकाल दिया है, और उसने स्ट्रॉन्गर टर्म्स में इंडिया से डिमांड की है कि वो इसके ऊपर न सिर्फ माजरत करे बल्कि कनाडा के साथ पूरे के पूरा ताउन करे तहकीकात में, ताकि असल हक़ाइक़ का पता लग सके
अमेरिकन ने इसकी मजम्मत की है, ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से आ रही है, और जो जो वक्त गुजरेगा अभी वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से मजम्मत यकीनन होगी। और इंडिया के लिए बुरी खबर यह भी है कि आजकल चूंकि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का पे मीटिंग्स होंगी, वो लोग भी इसको हाईलाइट करेंगे। और पाकिस्तान तो पहले स्ट्रॉन्ग रहा है। अभी इंडिया के अंदर अगर आप देख लें तो कोई ऐसी रियासत नहीं होगी जहां पर अकलियतों के खिलाफ, छोटे ज़ात के हिंदुओं के खिलाफ वो इस तरह की जारहाना दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ ना करते हो। मकबूजा कश्मीर तो है ही है, हाल ही में अपने मणिपुर में सुन देखा होगा, उत्तराखंड देख लें, झारखंड देख लें, यूपी में देख लें, सीपी में देख लें, हर जगह उन्होंने यही तमाशा अपने मुल्क के अंदर भी बनाया हुआ है। लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, उनको मारते हैं, कोई हकूक वहाँ पर इंसान लोगों के नहीं है। आपको याद होगा तो हालिया G20 समिट में जो बाइडन ने भी इंसानी हकूक के नाम के ऊपर बकौल जो बाइडन, उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ ये इशू उठाया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है, सीरियस डेवलपमेंट इंडिया के लिए भी है और दुनिया के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में कभी दुनिया की आंखें खुल जानी चाहिए कि एक ऐसी रियासत जो कि स्टेट टेररिज्म में इन्वॉल्व है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसको अगर आप नहीं रोकेंगे तो आने वाले वक्तों में न सिर्फ रीजनल पीस बड़ी बुरी तरह से मुतासर होगा, बल्कि इंटरनेशनल पीस को भी बड़े सीरियस खतरात हो सकते हैं। ये इंडिया में जो रजीम है, नरेंद्र मोदी भी 3rd टर्म के लिए इलेक्शन लड़ने अगले साल जा रहा है और ये उसका एजेंडा दिन ब दिन बड़ा इंतहा पसंदाना होता जा रहा है। अज़ाइम बड़े क्लियर है दुनिया को। तो अगर ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होती और ये चीज़ें इस तरीके से दुनिया को आश्कार नहीं होती, अभी भी नहीं होती, तो फिर तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है, इसको हाईलाइट करना चाहिए और पाकिस्तान को स्पेशली मैं समझता हूँ एक बड़ी ऑफेंसिव डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को बताना चाहिए। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट आ गया काफी डिटेल में। ब्रिगेडियर राशिद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगे। ब्रिगेडियर जंजुआ, ये जिस तरह के ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब ने, बाबर अलाउद्दीन साहब ने बड़ा क्लियरली बताया, ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी कई जो लहदगी पसंद सिख रहनुमा है उनको दूसरे ममालिक में टारगेट किया गया है। तो आप समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि दुनिया भारतीय खुफिया इदारा जो रॉ है उसकी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करे? देखिए, वो वक्त तो बहुत पहले आ चुका था, मगर हमें ये देखना है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसकी इंटरनेशनल लॉ डायमेंशंस क्या हैं और इसकी जो सिफारती डायमेंशंस क्या हैं। सिफारती सतह पे तो ये पर्सोना नॉन ग्रेटा करके उनके एक टॉप सिफारतकार को निकाल दिया गया है और उसकी रिटेलिएशन इंडिया ने भी की है। मगर अब हमें ये देखना है कि वो कौन सा ऐसा फोरम होगा जिस पे द conviction and accusation both will connect, because हमारे पास international law की अगर हम language देखें तो उसमें there are certain forums like human rights council है UN की, UN General Assembly है which can pass the general resolutions, and we have international criminal court जिसमें कोई भी मुल्क जिसको universal डोमेस्टिक लॉ के तहत वो जुरिस्डिक्शन हासिल है कि इफ़ दे नो दे हैव क्रेडिबल एविडेंस दे कैन पिन द ब्लेम, दे कैन टेक दैट कॉन्विक्ट टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और उसके लिए हमारे पास इसकी नज़ीर मौजूद है। मगर वो करने के लिए द एविडेंस हैज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय CSIS जो कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी है, एंड आई एम श्योर RCMP और CSIS, क्योंकि मुझे इन मामलों के बारे में थोड़ा सा इल्म है, मैं 1 साल कैनेडियन आर्मी के साथ रहा हूँ वहाँ पे, तो दे प्रोसीड वेरी केयरफुली और वो कोई हेस्टी डिसीजन नहीं करते, और जब उनके पास तमाम शवाहिद वो तहकीक के बाद व्हाट कैन स्टैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस वक्त वो प्रेस करते हैं चार्जेस। द वियर फैक्ट कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट्स दी हैं, इट्स वेरी क्लियर एविडेंस के स्ट्रॉन्ग उनके पास एविडेंस है। एंड देन दे आर मेंबर्स ऑफ 5 आईज जो कि ऑल ये कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक UK, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ दैट, सो दे ऑल शेयर एंड पूल देयर इंटेलिजेंस। और अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है और भारत इस पे हठधर्मी पे अड़ा रहता है और इसके साथ ताउन नहीं करता, तो इसके लिए सीरियस मुज़मरात हैं हिंदुस्तान के लिए, इंटरनेशनल लॉ में भी और सिफाती सतह पर भी। तो मेरा ख्याल में ये एक गॉड सेंड है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि इंडिया का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने रखें
और बताएं कि ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, नॉट टू रीजनल पीस बट ग्लोबल पीस एज वेल। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। मैं अली सरवर नकवी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। नकवी साहब, ये जो सेक्युलर इंडिया ये कहते हैं, सेक्युलर इंडिया का झूठ मुसलसल पकड़ा जा रहा है। मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी माइनॉरिटी वहाँ पे महफूज तस्वुर खुद को नहीं करती, बल्कि जहाँ उनका जो जात पात का कॉन्सेप्ट है कि निचली जात, ऊंची जात, जैसे कि हिंदू दलित जो उनकी जात है, वहाँ पर भारत की सरजमीन कितनी तंग है ये सबको नजर आता है। दिन हम ये सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखते हैं। मकबूजा कश्मीर में जो हिंदुस्तानी सेना है वो जितने मजालिम ढा रही है वो भी सबके सामने है। तो अब आपको लगता है कि ये सारे जो वाकयात हाईलाइट हो रहे हैं, ये मिस्टर ट्रूडो साहब ने भी जिस तरह बात की वहां पर भी जो उन्होंने अपने सिख रहनुमा के साथ किया कनाडा में, तो आपको लगता है कि अब ये वक्त ऐसा आ गया है कि मकबूजा कश्मीर, खालिस्तान समेत तमाम जो अकलियतों को अलहदा रियासतों की सूरत में उनका हक दिया जाए, यानी जो कश्मीर का मसला है इतना पुराना वो भी मजीद हाईलाइट हो? देखिए, आपने सेकुलर इंडिया की बात की। सेकुलर इंडिया मर चुका है, इट्स डेड, इट्स गॉन। सो कॉल्ड सेकुलर इंडिया के वो कहलवाते हैं, हालांकि नहीं है, प्रैक्टिकली जीरो है, सिफर है, अंडर है। उस जमाने में एक फसाद रखा हुआ था और वो अब खत्म हो गया है इस वजह से कि बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिसी, बीजेपी की जो रवैया अपने अकलियतों के साथ मकबूजा कश्मीर में जो बीजेपी की जो लेजिस्लेशन आर्टिकल्स उन्होंने वो कर दिए रिवोक, तो ये सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो कि एक ग्रोह, एक कम्युनिटी को बरतरी देना और बाकी सबको नीचा दिखाना, वो वाजे हो रहा है। हर जगह आम तौर पे इसका जिक्र भी हो रहा है, जैसे कि सारे दुनिया के अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ले मोंड इन फ्रांस, गार्जियन, द टाइम्स ऑफ लंदन एंड इवन जापान में आसाई शिंबुन, जर्मनी में दी वेल्ट, ये सब अखबार अब भारत की जो इस तरह की पॉलिसीज हैं, जो एक्शंस हैं, उनको वाज़ेह तौर पे कवर कर रहे हैं और बता रहे हैं। अच्छा, अभी मैं एक पॉइंट लाना चाहता हूँ जो कि आप उसका जरा नोट लें कि इस वक्त हमारे लिए ये एक बहुत अपॉर्चुन मोमेंट जिसको कहते हैं, एक सही मौका है कि हमारा निगरान वजीर आजम यूएन गया हुआ है, यूएन की तकरीर में इसका जिक्र होना चाहिए, बल्कि भारत की सख्त मजम्मत होनी चाहिए कि कनाडा में वो एक कैनेडियन शहरी को उन्होंने कत्ल करवाया है। उसी तरह जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं उन सब के साथ हमें ये अपना डोसिए भी ले जाना चाहिए और भारत का ये जो लेटेस्ट उसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको एक्सपोज करना चाहिए। हमें तो बड़ा सही मौका मिल गया, ये सही वक्त है जबकि हम जाके इस चीज का पूरी तरह प्रचार करें और इसको एक्सप्लॉइट करें कि भारत एक्सपोज हो जाए। हमें ये नहीं है कि हम भारत को बदनाम करना चाहते हैं, भारत एक्सपोज हो तो वो फिर एक हाँ भारत की असलियत बताना चाहते हैं, भारत की जो असलियत है जो कि ऑलरेडी भी एक्सपोज हो रहा है, मजीद बताना चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये इंसाफ का तकाजा है। बिल्कुल बिल्कुल। नकवी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ये बड़ी अहम तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अली सरवर नकवी साहब। ब्रेक से पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद जंजुआ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन कोई फैमिली कमिटमेंट थी, उनको जाना पड़ा। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब। G20 इजलास में नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, जानबूझकर कनाडा में मौजूद सिखों का मामला उठाया था
और ट्रूडो से नाराज लहजा भी अपनाया था, जस्टिन ट्रूडो से। हालांकि मोदी के जो मुजालिम हैं उससे तंग आके ब्रिगेडियर साहब, सबको पता है कि सिखों को तो उल्टा कनाडा ने पनाह दी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि मोदी को शायद पता चल गया था कि हरदीप सिंह के कत्ल का पोल जल्द खुलने वाला है, इसलिए कि मामला छेड़ा गया। आपको क्या समझ आती है? जी, मुझे कोई शक नहीं है कि मोदी ने प्रिएम्प्ट करने की कोशिश की, उसको बिल्कुल पता था, बिकॉज ज़ाहिर है उसी ने करवाया था। और ये कपल जो हरदीप सिंह का, ये चूंकि जून में हुआ, आई थिंक 17 और 18 जून को, और मोदी को ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने। जी, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, और बताने की इससे पहले कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, ये कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट के साथ इशू को रेज करे, बिकॉज ज़ाहिर है इंडिया को पता तो था कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उसकी तहकीकात करवा रही है, और काफी हद तक वो इस बात की पूरे मामले की तह तक पहुंच चुके हैं। तो उसने ऐसे प्रिएम्प्ट करने के लिए पहले सिखों का मामला उठा दिया, उसको लिंक करने की कोशिश की खालिस्तान के साथ के जी जो कनाडा में बैठे हुए कुछ सिख लीडर्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंडियन पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के हामी जो एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उसको हवा दे रहे हैं। क्योंकि हरदीप सिंह जो है वो काफी देर से एक मुहिम चला रहे थे कि भी खालिस्तान, आजाद खालिस्तान रियासत के लिए एक रेफरेंडम कनाडा में करवाना था। चूंकि कनाडा में 1.5 मिलियन करीब सिख रहते हैं, और उनकी बहुत बड़ी तादाद, चाहे वो उसकी वैल्यू उस तरीके से ना होती, उसकी कॉस्मेटिक उसकी वैल्यू होती, लेकिन अगर बहुत बड़ी तादाद आजाद खालिस्तान रियासत के हक में वोट दे देते, जो कि उन्होंने देने थे डेफिनेटली, तो फिर इंडिया के लिए तो और हजीमत होती इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो इसलिए मोदी ने वहां पर सिखों का मामला उठाया, और आपने जैसे फरमाया कि कनाडा में सिखों ने, बहुत सारे सिखों ने पनाह ली हुई है। कुछ तो बहुत बड़ी तादाद 1984 के गोल्डन टेम्पल के इंसिडेंट के बाद वहां पर गए थे, लेकिन उससे पहले भी गुज़श्ता 6 दहाइयों से बहुत सारे सिख जो है वो कनाडा में जाके फॉर वेरियस रीजन सेटल हुए हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि कनाडा की ओवरऑल डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनके सिख लीडर्स का, उस कम्युनिटी का। तो इसलिए मोदी ने उसको सिर्फ काउंटर करने के लिए इशू रेज करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें उसको कामयाबी इसलिए नहीं हुई कि मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कैनेडियन गवर्नमेंट के पास बहुत इस तरह के शवाहिद है कि जिनकी तरदीद को कर ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने 3 महीने लिए हैं ऑफिशियली इस चीज को इंडियन गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, और शिकायत इंडियन गवर्नमेंट तक जो उन्होंने की, और उसने फोरम भी क्या है, पार्लियामेंट का यूज किया। किसी भी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट सबसे इफेक्टिव फोरम होता है, वहां से कई भी बात बहुत मानी रखती हुई। और कनाडा चूंकि एक दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोई इशू ईजी नहीं है। अभी इंडिया को इतनी आसानी से जान छुड़ाने अपने इंडिया के गले पड़ेगा ये। जी बिल्कुल गले पड़ेगा, और आपको नजर भी आ रहा है कि अभी उनको समझ नहीं आ रही, बिकॉज ये अभी जोर पकड़ेगा कनाडा के सपोर्ट में दूसरे मगरबी ममालिक आएंगे, बिकॉज ये पाकिस्तान तो नहीं है कि ये तो एक ज़ाहिर एक बड़ी रियासत है, बड़ा मुल्क है, मगरबी ममालिक उसके साथ इक्तिसादी हर किस्म के मफादात हैं, वो भी उसको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज ज़ाहिर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इस तरह की एक्टिविटी कल को तो बहुत सारे यूके में रहते हैं, इस तरह की नरेंद्र मोदी को एक्टिविटी यूके में कर सकता है, अमेरिका में कर सकते हैं, वहां पर सिख कम्युनिटी है, ये फॉर दैट मैटर कश्मीरी बहुत सारे रहते हैं। इसी से रिलेटेड एक अहम सवाल, ठीक है ब्रिगेड से मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अली सर, मैं नकवी साहब ये सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ कि कनाडा तो अब इस मामले की तहकीकात करेगा। ट्रूडो साहब ने जैसा कि वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जो इस कत्ल के जिम्मेदार हैं उनका मुहासबा किया जाएगा। तो अब ये तो ज़रूरत इस बात की है कि जो आलमी सतह पर इस वाक़े की बाकायदा तहकीकात हो, इंडिया को ताउन पर मजबूर किया जाए। वाक़े के पीछे जो अज़ाइम है, जैसे कि ट्रूडो साहब कह रहे हैं कि हम मुहासबा करेंगे जिम्मेदारों का, जो इस कत्ल के पीछे जिम्मेदार हैं, तो अब ये जो इसके पीछे कसूरवार हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये आपको क्या लगता है कि कैसे मुमकिन होगा? आलमी कवानीन क्या कहते हैं? और दूसरा नकवी साहब, ये जिस तरह अमेरिका है, बरतानिया है, उनको एतमाद में लिया कैनेडियन वज़ीर आज़म ने, इंडिया को 2 टुक पैगाम दिए कि तहकीकात में ये ताउन करे, तो फिर आप बरतानिया की, अमेरिका के आगे जाके इस इशू पर पोजीशन क्या देखते हैं? इंडिया के साथ मामला के हवाले से मैं बात करूं। देखिए, बैनुल अक़वामी कवानीन का एक मसला यह है कि उसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती है। सारे ममालिक जो हैं खुद मुख्तार समझे जाते हैं, और वो बहुत सी चीजें दे गेट अवे विथ लिटरली विथ मर्डर। यानी यहाँ पे तो कत्ल भी कर लें तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अभी स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, इस वक्त बात गरम गरम चल रही है, और हमें चाहिए कि इसका फायदा उठाकर इंडिया को पूरी तरह एक्सपोज करें और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हम लॉन्च करें
इन द UN, अक़वाम मुत्तहिदा में एक हमें पूरी तरह, जो कि मैं पहले भी इशारा कर रहा था, कि जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उन ममालिक के नुमाइंदों को ये डोसियर दिया जाए कि भारत पाकिस्तान में भी ये हरकतें करता रहा है, लोगों को मरवाता रहा है, दहशतगर्दी को फरोग देता रहा है, यहाँ पे जासूसी करता रहा है, और इस तरह की सारी घिनौनी कार्रवाइयाँ कराची में, बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भारत की ये सारी साजिशें चल रही हैं। तो हमें और इसके ऊपर हमें कश्मीर का मसला उजागर करना चाहिए और फिर से बताना चाहिए कि कश्मीर में भारत की तशद्दुद और ज्यादतियां और पूरी एक कम्युनिटी, पूरे एक रियासत के साथ जो वो सलूक है वो उसको एक्सपोज करना चाहिए। तो ये इस वक्त हमें बहुत मुतहर्रिक हो जाना चाहिए और ये सारी चीज़ों को दुनिया के सामने लाना चाहिए। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं। ये जो इंडिया कनाडा पर जो अंदरूनी मुदाखलत है, अंदरूनी मामलात में जो उनकी मुदाखलत है, उसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी, हमारे अंदरूनी मामलात में कह रहे मुदाखलत कर रहे हैं, हालांकि किसी और मुल्क में अपने मुखालिफ को इस तरह कत्ल करवाना, यानी वही मुहावरा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इंडिया को किस बात का जोम है कि वो दुनिया में जहां चाहे उसको लगता है कि बड़ा वो बदमाशी करता फिरेगा। दूसरी बात ये कि मुझे उनके वोटर्स की समझ नहीं आती कि वोटर्स की साइकी आप देखें कि वो वोटर जो बीजेपी को जितवा देता है, कि जब भी इलेक्शन करीब होता है या बीजेपी का जो वोट बैंक है, आप कभी भी देख लें कि इनके जितने भी लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी की जो सोच है, ये जो उनकी फाशिस्ट सोच है बीजेपी की, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, तो आप देख लें कि जब भी वो नारा लगाएंगे, जब भी वो आवाम में जाके, अपनी जनता में जाके बात करेंगे, माइक उनके हाथ में होगा, तो वो मुसलमानों के खिलाफ बात करेंगे, अक़लियतों के खिलाफ बात करेंगे, कश्मीर में जुल्म बढ़ा देंगे, पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे। किस किस्म की सोच है ये? वोटर्स की सोच मुझे समझ नहीं आती जी। जहाँ तक मोदी का ये इल्ज़ाम लगाना कि कनाडा जो है वो इंडिया में मुदाखलत करे, बड़ा मज़ा का खेज़ है। ये एक ऐसी घसीटी बात है कि जिस पे कोई भी यकीन नहीं कर सकता। कनाडा ने इंडिया में के मामलात में क्या मुदाखलत करनी है, ये तो इस बात को तो आप, ये तो इतनी नॉन सीरियस किस्म की बात है। और चूंकि रीज़न मिली नहीं है, उन्होंने एक रीज़न बनानी थी एक कैनेडियन सफारतकार को बदले में इंडिया से निकालने की, तो कनाडा के सफीर पर इल्ज़ाम लगा दिया और उस सफारतकार को वहाँ पर उन्होंने निकाल दिया। ये तो ऐसा इल्ज़ाम है मेरा ख्याल जिस पे तो हमें बात करने की भी ज़रूरत नहीं है कि कनाडा का क्या इंडिया में इंटरेस्ट है कि वो कैनेडियंस वहाँ पर आके या कैनेडियन गवर्नमेंट इंडिया के मामला में मुदाखलत करेगी। इल्ज़ाम तो जो इंडिया पे लगे ना कि अब साबित करें, ये जो तहकीकात होंगी कनाडा की तरफ से कि ये साबित करें इंडियन तहकीकात जब होंगी तो पोज होंगे कि वहां पर दुनिया को पता लगेगा कि ये क्या कुछ कर रहे हैं। बाकी जहां तक आपने वोटर्स की बात की, देखें बीजेपी का सारा जो नजरिया है, एक्सट्रीमिस्ट नजरिया है, आरएसएस का नजरिया है, हिंदू नेशनलिज्म का नजरिया है, उस नजरिए को उभारते हैं, नफरत लोगों में पैदा करते हैं, दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ, दूसरी कम्युनिटीज़ के खिलाफ, और उसके नाम पे ये नारे लगा के इतना एक्सट्रीम पे लोगों को ले जाते हैं मज़हब के नाम पे कि लोगों को फिर कुछ नज़र नहीं आता, लोग उस सोच में अंधे हो जाते हैं और उस पूरी सोसाइटी को इतना एक्सट्रीमिस्ट बना दिया। वो तमाम रियासतें जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है, ऑल्दो वो रियासतें शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर तो इनको कभी इलेक्शन नहीं जीतते। कश्मीर में क्या है, जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है, पंजाब में क्या है, उसके बाद आप दूसरी रियासतें, नागालैंड में क्या है, आप जाके देख लें, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन नहीं जीतते, ये तमिलनाडु में इलेक्शन नहीं जीतते। वक्त की कमी है, मुझे तो ब्रेक उस कहने की बात यह है कि इनकी जो ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब, अली सरवर नकवी साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नाज़िम ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शेख रोहेल असगर साहब। वेलकम बैक नाजरीन। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इक़्तिदार और जिला वतनी का चोली दामन का साथ है। इक़्तिदार में एक बार फिर आने के लिए नवाज शरीफ साहब दोबारा वतन वापस आ रहे हैं। इससे पहले वो 2018 में पाकिस्तान आए थे और फिर गिरफ्तार होकर जेल भेज दिए गए थे। मुखालिफिन तो अब भी यही चाहते हैं, लेकिन
खुद मियां नवाज शरीफ साहब का प्रोग्राम मीनार पाकिस्तान में जलसे का है। क्या मियां साहब को वापसी से पहले ही रिलीफ मिल जाएगा या आने के बाद कोई रास्ता खुलेगा? यकीनन अगले चंद रोज में ये आएगा। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, जिस लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा मुस्लिम लीग नून हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से करती चली आ रही थी, अब पीपल्स पार्टी वही गिला कर रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ है। चेयरमैन पीटीआई की तरह अब नवाज शरीफ साहब के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है। तो इस तरह की बातें जो पीपल्स पार्टी की जानिब से गिले शिकवे और खुलकर तनकीद की जा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, ये जो इख्तिलाफ है इसकी असल वजह क्या है? अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, जब पीडीएम की हुकूमत थी, तो अगर पीपल्स पार्टी की तरफ किसी का झुकाव ना होता या कोई किसी किस्म का ना होता, तो मेरे ख्याल में फिर शायद बिलावल भी इतनी अहम पोस्ट पे ना बैठते। अब देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर के बाद जो अहम तीन पोस्ट है वो तो आपकी वज़ारे खारजा ही है ना, जिसपे आप हर किस्म की पॉलिसी बनते हैं। और फिर उसमें देखा होगा उस पूरे 16 महीने के टेन्योर में आपने एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे देखी होगी कि किसी किस्म का कोई उनको दबाव नहीं था, किसी किस्म की इंटरफेयर नहीं थी। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपनी उस वजारत के अमूर को अंजाम दे रहे थे। अब अगर तो आप मुझे थोड़ा सा मेंशन कर दें कि कौन सी पीपल्स पार्टी की क़यादत है जो ये बात कह रही है, तो फिर मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा उसके लिए बात करना कि वो कौन लोग हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं। बिलावल खुद खुलकर तनकीद कर रहे हैं। शेख साहब, आपने बिलावल साहब को तनकीद करते हुए नहीं सुना? अब बिलावल की दो बातें मैं आपसे अर्ज करूं। बिलावल, एक तो उनकी उम्र का तकाजा है, नौजवानी है, बात करने से पहले अगर वो अपने बुजुर्गों से ये मशवरा कर लिया करे तो मेरे ख्याल में ज्यादा आसानियां पैदा हो जाएंगी। आपका क्या ख्याल है, अपने बुजुर्गों से मशवरा किए बगैर बिलावल बात करते होंगे? जी, मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब का मैं जो रवैया देख रहा हूँ वो बड़ा खामोशी से वो जरदारी साहब से बात करके मेरे ख्याल से बात करते होंगे, बाकी खैर बिलावल बेहतर बता सकते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने जो चीज देखी है कि बिलावल साहब का इलेक्शन के बारे में कुछ और मौक़िफ़ था और आसिफ जरदारी साहब का जो मौक़िफ़ था बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं इस बात को कह सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मेरी बात सुनने से शेख साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि बिलावल साहब, जैसे कि आपने कहा कि उनके पास एक मेन मिनिस्ट्री थी, बड़ी एक अहम मिनिस्ट्री है वजारत खारजा, और उनको कोई रोक टोक नहीं थी, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जो आप 13 जमातों ने मिलकर हुकूमत की 16 महीने जिसमें बिलावल फॉरेन मिनिस्टर रहे, तो ये भी तो हो सकता है ना कि बिलावल आगे वजीर आजम बनना चाहते हों, लेकिन अब उनको लगता है कि वजीर आजम वो नहीं बन सकते फिलहाल। अच्छा, इसमें मैं आपको गुजारिश करूं, इसमें किसी की ख्वाहिश तो कारबंद नहीं होती। अब मैं यहाँ बैठ के ये कह दूं कि जी मैं भी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा हूँ लिहाजा मुझे भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, ऐसे थोड़ी होता है। अब जमातों का इलेक्शन में जाना, इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल करना और उसके बाद आप तय करते हैं, अपने तौर पे आप तय नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं। आपने इतना बड़ा सवाल उठा दिया शेख साहब, शुक्र है आपने खुद ये बात कर दी। मुझे जरा क्लियर कर दें, आपने खुद ही ये बहस छेड़ दी जिसका जवाब मैं काफी अरसे से तलाश करी थी कि इंतखाबात के बाद पता चलता है कि कौन क्या बनेगा, लेकिन यहाँ पर हर कोई धड़ल्ले से कह रहा था अगली हुकूमत हमारी है और हम आएंगे 2/3 मेजोरिटी के साथ और हमारा ही कोई वजीर आजम होगा और फलां वजीर आजम होगा, फलां। हर पार्टी बड़ी पूरे एतमाद है। मैं अक्सर जब पूछती हूँ तो सियासतदान आगे से जवाब ये देते हैं जो प्रोग्राम में होते हैं, वो कहते हैं जी कि जारी बात है हम तो कॉन्फिडेंस का इजहार करेंगे, हम जलसे में जाके जब हम अपने लोगों का मुराल बुलंद करते हैं या हम जलसे में जब नारा लगाएंगे तो हम यही बात करेंगे ना कि हमारा ही वजीर आजम होगा। बस किया करें, जरा मुख्तसर किया करें, आपका वक्त भी कम होता है और फिर जवाब जो है वो देना लाजमी है आपके सवाल का। आप देखिए, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना एक अंदाज है। मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत मुसलमान मेरा तो ये फर्म बिलीव है जी कि जो भी फैसले होते हैं वो खुदा की ज़ात की तरफ से होते हैं। आप मेहनत करते हो, आप लगन से दिल से आप उस पर कारबंद होते हो, आप इलेक्शन में जाते हो, लोगों को कन्विंस करते हो, एक फिजा बनाते हो। अब डिपेंड तो ये करता है ना कि आप उसमें जो अवाम है वो आपके उस बयानिए को या आपकी उस जो सोच है या आप जो अपनी एक दिल में एक रखते हो, हमदर्दी रखते हो या एक
मुल्क के लिए बेहतरी रखते हो, मुल्क के अवाम के लिए बेहतरी रखते हो, उसको किस तरह एक्सेप्ट करते हैं। अगर तो वो एक्सेप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो साथ चलेंगे। अब ये थोड़ी सी एक मैं और आपको अर्ज कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर के, ये एक मैं आपको तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के लिए पंजाब एक बड़ा वाइटल रोल अदा करता है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल असेंबली की सीटें बहुत ज्यादा हैं। मियाँ साहब की वापसी का भी सुनने में आ रहा है। अब कुछ तज्जियाकार बड़े सीनियर लोग जो ये कह रहे हैं ललन के शायद मियाँ साहब अभी जिस तारीख का कहा गया उस तारीख को वापस ना आए, तो मियाँ साहब ने तो वापस आना है, फिर इलेक्शन कैंपेन होनी है, क्योंकि नून लीग 12 कहती है कि इलेक्शन कैंपेन मियाँ साहब खुद आके करेंगे। इस हवाले से ज़रा कोई खबर हो तो शेयर कीजिए। तो देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ कि एक बदतरीन दौर था जब मियाँ साहब अपनी बेटी के साथ वापस तशरीफ लाए थे। उनको पता था कि मेरे साथ क्या कुछ होगा, मुझे क्या सामना करना पड़ेगा, लेकिन वाई वक्त है, उनका घर है भाई। और एक बात और ज़हन में रखें, मैं आपको, मैं लोगों के साथ ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करता, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, हर शख्स के लिए सबसे बड़ी उसकी प्रायोरिटी है उसके माँ बाप, उसके लौहाकीन की वो कब्रें जो उसकी यादें छोड़ जाती हैं। और मियाँ साहब का सारा जो है इस किस्म का, देखें, उनके वालिद, उनकी वालदा, उनका भाई, उनकी बेगम, वो सब के सब 3 पाकिस्तान में है, उनके राइवल में। तो इसका मतलब है उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग है इस मुल्क के साथ। और दूसरा ये कि उनका मुल्क है, आएंगे तो जरूर। और ये भी बात ध्यान में रखें कि इस मुल्क के अवाम, मुझे नहीं पता, मैं इसका कोई एनालिसिस नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने बज़ाहिर देखा है, इस मुल्क के अवाम मियाँ नवाज शरीफ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं। शेख साहब, यानी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं जो 21 अक्टूबर की तारीख कही गई है? देखिए, मैं तो आपके साथ एक बात शेयर कर सकता हूँ, जो आपने सुना वो मैंने भी सुना। हाँ, मैं अगर मुलाकात होगी तो फिर उनसे मैं को अर्ज कर सकूंगा कि आया उनका क्या प्लान है। लेकिन ये बात एक ध्यान में रखें, तो आपकी मुलाकात है करीब, क्योंकि आप लंदन में ही हैं इस टाइम पर। जी, आपकी मुलाकात उनसे होने जा रही है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि आप इस टाइम पे लंदन में मौजूद हैं। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब मुलाकात होगी तो मैं देखूंगा, उनसे बात तो होगी, ऑब्वियसली होगी, इस टॉपिक पे बात होगी। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा, ये फैसला प्योरली मियाँ साहब का और मियाँ साहब मौलजीन का फैसला है कि उन्होंने किस तारीख को, किस वक्त, किस बेहतर हालात में आपने जाना है। अब देखें ना, जिस किस्म की वो, और अगर उनके मौलजी ने फैसला तब्दील करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं। नहीं, ये मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इसका ऐलान किया। लेकिन आपने कहा कि प्योरली मियाँ साहब का फैसला है, उनके मौलजीन का फैसला है कि उन्होंने कब वापस आना है पाकिस्तान, ऐसा ही कहना है आपका शेख साहब? देखिए, मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये तो उन्होंने फैसला करना है ना, मैं या आप तो सिर्फ ठीक है ना, ये मैं आपके मौके बयान कर रही हूं। नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल अपना मौक़िफ़ नहीं ले सकता। जी सर, आप सीनियर रहनुमा है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका बड़ा पुराना ताल्लुक है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपको अर्ज किया ना कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी जिंदगी रही तो मैंने 15 तारीख को वापस जाना है पाकिस्तान, तो मैं अपने लिए तो कह सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे कह सकता हूँ मियाँ साहब के लिए? आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, और वो बातें जो की थी वो उनकी अपनी एक, नहीं, पार्टी के सीनियर लोगों से डिस्कशन तो होती है ना, फिर बाकी पार्टी के लोगों को भी पैगाम पहुंच जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू। जी, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रही थी। मैंने ये तो ये इस बारे में, चलिए ठीक है शेख साहब, ठीक है, अभी आपकी मुलाकात भी होगी, ठीक है। आपकी मुलाकात कब हो रही है नवाज शरीफ साहब से? जब उनका हुक्म होगा मैं चला जाऊंगा सलाम करने के लिए। शेख रुहेल असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।